नमस्कार, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रुप अंकुर में। तो आज की क्लास है हमारी क्लास नंबर 3, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की। 2 क्लास हमने पिछली कर ली है, जिसमें हमने प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ये हमने सीख लिया है। तो आज हम सीखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, और जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का जो फॉर्मूला है आज हम उसको करने वाले हैं, और उस पर हम फिर न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वे भी करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग होता है। नंबर 1 पर आता है अवतल दर्पण, जो आपकी हेडलाइट होती है, हेड लाइट, जो आपकी हेडलाइट होती है वहाँ उपयोग होता है। जो गाड़ी की हेडलाइट होती है वहाँ उपयोग होता है। नंबर 2 सर्च लाइट में, सर्च लाइट में। नंबर 3 है जो आपकी लेज़र लाइट होती है, लेज़र लाइट में, लेज़र लाइट में। हेडलाइट, सर्च लाइट, लेज़र लाइट इनमें उपयोग होती है। और आपका जो डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर रखते हैं, डॉक्टर जो आपके दांत वाले डॉक्टर होते हैं, दांत वाले डॉक्टर हो गए या आँख वाले डॉक्टर हो गए, आँख वाले, ये सब कौन सा दर्पण रखते हैं, वे सब अवतल दर्पण रखते हैं। और नंबर 5 पर आता है जो दाढ़ी बनाने वाला, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण। इन सब में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो हेडलाइट आपने देखी होगी, जैसे गाड़ी की हेडलाइट होती है, जो गाड़ी की हेडलाइट में एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है, कितना छोटा सा बल्ब लगा रहता है। उसमें छोटे से बल्ब लगने के कारण वो प्रकाश ऐसा नहीं दिखाई देगा कि हम इतना सा बल्ब जलाएंगे छोटा सा और उससे प्रकाश बहुत दूर तक फैल जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हम क्या करते हैं, उसके पीछे एक क्या लगा देते हैं, हम अवतल दर्पण लगा देते हैं। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और इसमें से फिर तार निकल जाएंगे, तो क्या होगा, फिर जो प्रकाश है, जो प्रकाश है इसके चारों तरफ फैल जाएगा, इस पे टकराएगा, इस पे टकराएगा, इस पर टकराएगा, इस पर टकराएगा, तो टकरा के क्या होगा, वो फिर फैला देगा प्रकाश को ऐसे ऐसे दूर तक, बहुत दूर तक। फिर दिखता होगा आपको, पूरा रास्ता क्लियर दिखाई देता है। तो इस प्रकार उसमें हेडलाइट, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है, इसलिए उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं होता। तो अवतल दर्पण का उपयोग आपको पता लग गया, हेडलाइट में, सर्च लाइट में, लेजर लाइट में, डॉक्टर दांत और जो आंख वाले डॉक्टर होते हैं उनमें उपयोग होता है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में उपयोग होता है। तो ये तो हो गए अवतल दर्पण। अब हम देखने वाले हैं उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग एक तो होता है आपका जो गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए। नंबर 1 पर कहाँ होता है, गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए। जैसे आप बाइक चला रहे हो, ऐसे बाइक चला रहे हो बिल्कुल, तो क्या होगा, जैसे हमें पीछे देखना है, तो पीछे देखने के लिए आपको बराबर में जो शीशे लगे होते हैं ना, तो उसमें कौन सा दर्पण होता है, उसमें होता है उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या होता है, जो चित्र होता है हमारा छोटा दिखाई देता है, उससे क्या होता है, छोटा चित्र दिखाई देता है। इसलिए हमें उत्तल दर्पण का उपयोग करना पड़ता है, किसमें, गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए। बड़े बड़े ट्रक देखे होगे, उसमें साइड में लगा रहता है, तो उससे क्या होता है, जो बस वगैरह आती है वो बिल्कुल इतनी बड़ी बस
इतनी बड़ी बस कितनी सी दिख जाएगी, इतनी सी दिख जाएगी आपके शीशे में, जो शीशा होता है। ये बाइक है आपकी और इस पे ये लगे होते हैं शीशे। तो इसमें क्या होगा, जो बस है या बस है, इसमें बस कितनी सी दिखाई देगी, इतनी सी दिखाई देगी, बिल्कुल छोटी सी दिखाई देगी। तो इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और आपका एक दूसरा उपयोग होता है जो आपने देखे होंगे, जो लैंप वगैरह होते हैं, जो सड़क पर लगे लैंप, वो सड़क पर लगे होते हैं ना जो लैंप वगैरह, ये होते हैं, इसमें एक बल्ब लगा रहता है। तो वो क्या होता है, जो प्रकाश है वो ऐसे दिखाई देता है वहीं का वहीं। तो उससे क्या होता है, जो प्रकाश है फैलता नहीं, वो एक तरफा एक ही जगह पर दिखाई देता है प्रकाश। इसके कारण उत्तल दर्पण का उपयोग होता है सड़क पर लगे जो लैंप होता है। ये तो हमने सीख लिया कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। अब देखिए हम गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह, जो गोलीय दर्पण में चिन्ह होते हैं वो किस प्रकार हमें डिनोट करने पड़ते हैं, कि कहाँ पर हमारा माइनस जाएगा v, कहाँ पर हमारा u माइनस जाएगा, कहाँ पर हमें f माइनस लेना है, कहाँ पर हमें प्लस लेना है। तो अब मैं बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, अब आपको कभी भूलना भी नहीं पड़ेगा, इस तरह बताऊंगा। तो आपने देखी होगी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, ये कौन सा है, ये है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जब भी हम इस साइड जाएंगे, राइट साइड, किस साइड, राइट साइड, तो राइट साइड में हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा। कैसा आएगा, प्लस का चिन्ह। अगर हम लेफ्ट में जाएंगे, कैसे जाएंगे, लेफ्ट में, तो क्या होगा, ये होगा माइनस। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तब प्लस का होगा, अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तब माइनस का होगा। इसी प्रकार इधर जाएंगे तो प्लस, इधर आएंगे तो माइनस। ऐसे ही इसमें अगर इधर की साइड है तो प्लस, इधर की साइड है तो माइनस, इधर की साइड प्लस और इधर की साइड माइनस। ऊपर जाएंगे तो प्लस लेंगे, अगर नीचे आएंगे तो माइनस लेंगे। अब आपको बिल्कुल आसान तरीका बता दिया मैंने। इधर अगर हमें राइट की साइड जाना है तो प्लस, लेफ्ट की तरफ माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो दर्पण का जो फॉर्मूला होता है, दर्पण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये हमारा क्या होता है, दर्पण का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये हमारा दर्पण का फॉर्मूला। अब जो f है वो क्या होता है, u क्या होता है, v क्या होता है। तो जो f होता है, क्या होता है, f होता है, f क्या होता है, जो फोकस दूरी होती है। कौन सी दूरी, फोकस दूरी। आपने देखा होगा यहाँ पर क्या होता है, एक ये होता है f, ये होता है आपकी c। यहाँ पर इसी प्रकार f और आपकी c हो गया, ये f, ये f, ये c। तो जो f है यानी फोकस दूरी, जो मध्य बिंदु होता है और यहाँ तक की जो दूरी होती है f तक, तो वो क्या होती है, फोकस दूरी। ये होती है फोकस दूरी। और जो u होता है, u होता है वस्तु की दूरी। किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। और जो v होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो f होता है फोकस की दूरी, u होता है वस्तु की दूरी, v होता है प्रतिबिंब की दूरी। अब आप कैसे याद रखो कि हमें u ही वस्तु की दूरी लेनी है, v ही हमें प्रतिबिंब की दूरी। तो हमेशा याद रखो, जब आपको ABCD पढ़ते हो आप, ABCDEFG इस प्रकार, तो सबसे पहले u आता है या v आता है। तो हमें पता है सबसे पहले u आता है। तो जो u है वो है वस्तु, यानी हम जैसे हम शीशा है हमारे सामने, तो हम सोकर उठे, एकदम से शीशे के सामने गए, तो सबसे पहले क्या होगा, आंखें खोलो। आंखें खोल के क्या होता है, हमको चेहरा
जो हमारा फोटो है वो हमें शीशे में दिखाई देगा। तो जब हम उसके सामने जाएंगे तभी तो हमें क्या दिखेगा, चित्र दिखेगा। तो इसी प्रकार जो u होता है वो होता है वस्तु की दूरी, v होता है प्रतिबिंब की दूरी। यानी जब हम u है तो जब ही हमारा v बनेगा। तो सबसे पहले u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी। अब आप भूलने के भी नहीं बिल्कुल भी। अब मैंने बता दिया वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी कैसे लेनी है। अब देखो हमें प्लस और माइनस किस प्रकार से लेना है। आपको याद रखना, जो भी दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तो उसमें जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी कहाँ पर होगी, जो वस्तु है वह दर्पण के आगे रखोगे या पीछे। तो दर्पण के हमें सामने रखनी है। किसके सामने, दर्पण के। जैसे ये दर्पण है तो इसके हम सामने रखेंगे। वस्तु की जो दूरी है u वह हमेशा कैसे लेनी है, माइनस लेनी है, ठीक है। और जो v है, v क्या है, हमारी प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी आपको पता है, प्रतिबिंब कभी दर्पण के पीछे बन जाता है, कभी आगे बन जाता है। तो इसमें प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसमें थोड़ा कि अगर पीछे है तो प्लस का, दर्पण के सामने है तो माइनस का। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही होगा, u हमेशा माइनस रहेगा और जो v है वो प्लस भी और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और आपका फोकस दूरी, तो फोकस दूरी तो आपको पता है प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। फोकस दूरी प्लस भी और माइनस भी दोनों में इसी प्रकार। इसमें भी f ऐसा ही और c, f और c, तो दोनों में f है जो वो प्लस भी और माइनस भी हो सकती है। तो आई होप बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बता दिया आपको। अब आपको भूलना नहीं है, अगर भूलोगे तो फिर दोबारा से वीडियो देख लेना। अब बिल्कुल याद हो जाएगा, आसान तरीके से मैंने बता दिया। करने वाले हैं आवर्धन अक्षमता क्या होता है। तो आवर्धन अक्षमता को हम छोटे m से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन अक्षमता को हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ये होता है आपका आवर्धन अक्षमता। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। यानी अगर प्रतिबिंब ऊपर और नीचे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो ये वाली होगी, जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई, और जो वस्तु है उसकी ऊंचाई हमें यहाँ पर लेनी है। और आपका इसमें हो सकता है एक फॉर्मूला होता है इसमें, माइनस के v अपॉन u, यानी जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी बटे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी बराबर होती है h डैश अपॉन h। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। m बराबर माइनस के v अपॉन u बराबर h डैश अपॉन h। ये अभी फ़िलहाल जो रेलवे टेक्नीशियन का पेपर हुआ था उसमें भी आया था सेम, कि आवर्धन अक्षमता का फॉर्मूला बताओ, बस इतना क्वेश्चन था। अब जिसको पता था माइनस के v अपॉन u होता है उसने आप लगा दिया आंसर बिल्कुल। तो आपको भी इसी प्रकार पढ़ना है कि हमें क्या चीज़ हमें पढ़नी है, क्या हमें छोड़नी है। तो मैं जो मैं क्लास ले रहा हूँ उनमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो ही बता रहा हूँ, जो चाहे वो क्लास 10th वाले हो, चाहे आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर आरपीएफ का पेपर आने वाला है 2 मार्च से, आपको पता है उसके पेपर भी होने वाले हैं। तो अभी से बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करनी चालू कर दो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अब मैंने आवर्धन अक्षमता बता दी। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि न्यूमेरिकल किस प्रकार से आते हैं, कि जो प्रकाश का परावर्तन है उसके दर्पण के जो फॉर्मूले हैं उन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, आवर्धन अक्षमता पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब
क्वेश्चन पर आओ सीधे। अब हम क्वेश्चन करने वाले, कम से कम 40 क्वेश्चन हम आज करेंगे इस क्लास। हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो आपको इधर क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं इधर सॉल्यूशन बताता चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है। यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, उसके शरीर का मध्य भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखते हैं। मैजिक दर्पण में शीर्ष से दर्पण के संयोजन का क्रम क्या होगा। तो इसमें हमें क्वेश्चन पढ़ना है, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है। मान लिया ये कोई दर्पण है, क्या है ये दर्पण है, जादुई दर्पण है, ठीक है, जादुई वाला, समझ गए ना। वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, तो जो सिर है वो क्या दिख रहा है, वो बड़ा दिख रहा है, सिर बड़ा। उसके बाद उसके शरीर का मध्य भाग साइज में समान, तो यानी जो मध्य भाग है ये वाला है, ये सही दिख रहा है, ठीक है, ये समान है, ये बराबर है। यानी पैर छोटे दिखते हैं, जो पैर हैं वे कैसे दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, ठीक है, पैर क्या है, छोटे दिखते हैं। तो मैजिक दर्पण में सिर से दर्पण के संयोजन का क्रम क्या होगा। तो देखो, जब ये कह रहा है कि सिर बड़ा, तो सिर तो है इसका बड़ा, तो बड़ा किस दर्पण में दिखाई देता है, जो आपका अवतल दर्पण होता है उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है आपका, जो प्रतिबिंब है वो बड़ा दिखाई देता है। उसके बाद उसके शरीर का मध्य भाग, जो मध्य भाग है ये क्या है, बराबर दिखता है। तो बराबर किस में दिखता है, जो समतल दर्पण होता है, कौन सा होता है, समतल दर्पण, समतल दर्पण। और जो पैर छोटे दिखाई दे रहे हैं, जो पैर छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो छोटा प्रतिबिंब किस में दिखाई देता है, आपको पता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें जो बराबर में शीशे लगे होते हैं, उसमें जो ट्रक होता है इतना बड़ा, वो कितना सा दिखता है, इतना सा दिखता है। तो उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जो सर्च लाइट होती है उसमें मैंने कौन सा बताया अभी, उसमें होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है, अवतल दर्पण, कौन सा होता है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो आपको पता है जो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है, F बराबर होता है R/2, ये होता है आपका फॉर्मूला फोकस दूरी का। इसमें दे दिया इसने 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, तो R बराबर कितनी दे दी, 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो F बराबर लिख दो 20.0/2। तो जब हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो उसकी 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब वस्तु को ध्रुव P और फोकस F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाइए। तो ये भी मैंने आपको करवा दिया है क्वेश्चन, कि जब वस्तु को ध्रुव P पर, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये P होता है, ये F होता है, ये होता है C। तो कह रहा है कि ध्रुव P और फोकस F, ध्रुव P और फोकस F, इनके बीच में कोई वस्तु रखी गई है, तो छवि की स्थिति कहाँ बनेगी। तो जब मैंने आपको बताया था कि कोई अगर प्रकाश किरण ऐसे जाएगी तो वह क्या होती है, वह कहाँ पर होकर जाती है, तो ये जाती है फोकस पर होकर।
ठीक है। और अगर कोई वस्तु, अगर कोई प्रकाश किरण मैंने एक ले ली कि भाई ये गई ऐसे यहाँ से टकराई, तो ऐसे टकराएगा, फिर कहाँ, ये ऐसे चल जाएगी। कैसे चल जाएगी? इस प्रकार से चली जाएगी। तो जब ये इस प्रकार से चली जाएगी तो ये मिलने के तो है नहीं कहीं पे, तो कहाँ पर मिलेगी फिर ये दर्पण के पीछे मिलती है, दर्पण के पीछे मिलती है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? जो दर्पण के पीछे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, दर्पण के पीछे बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? जो गोलाकार दर्पण होता है, गोलाकार दर्पण होता है ये, ठीक है, इसका जो प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को, यानी जो सी ये होता है, इसको क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं उसको? ये तो होता है सी। और जो मैंने यहाँ से कोई ये काट लिया, ये मैंने काट दिया इस प्रकार से, तो जो उसका सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? पी। पी को बोलते हैं ध्रुव। पी को क्या बोलते हैं हम? ध्रुव। तो उसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है? तो गैर चमकदार, जुगनू। जुगनू आपने देखा होगा, जैसे ये जुगनू है, इसमें आपको पीछे एक लाइट टिमटिमाती हुई दिखती है, तो वो एक उसका खुद का प्रकाश है। क्या है? खुद का प्रकाश है। तो ये तो होने का नहीं ऑप्शन, ये तो सही है। ठीक है। जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती भी क्या होती है? एक प्रकाश उज्जवल करती है अपने आप का ही। जगमगाता बल्ब, जो बल्ब होता है वो भी एक प्रकार से अपना ही उसका प्रकाश होता है। जो चांद है, जो हमारा चंदा मामा है, वो क्या है? वो जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा चमकता है, वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा चमकता है। तो ये क्या है? एक गैर चमकदार वस्तु है। कौन सी है? चांद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 7वां, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा? आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण कितना होगा? तो आपको पता है, अगर कोई आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों के जो बीच दर्पण बनता है वो उसका दुगना हो जाता है। जैसे कोई ये दर्पण है, ये कोई कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। ये कोई समतल दर्पण रखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा? जो वस्तु की दूरी है और जो प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या होती है? दोनों समान होती है। दोनों क्या होती है? समान होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, जब आपतित किरण और जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है, ठीक है, उनके जो बीच का कोण होता है वो दुगना हो जाता है। ये कौन सा होता है? ये दुगना हो जाता है। तो अगर 20 डिग्री का कोण बनाती है आपतित किरण, अगर आपतित किरण 20 डिग्री का बना रही है कोण, तो जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, वो कितने का बना देगी? 40 डिग्री का कोण बना देगी। आपको अब याद करना है कि जो कोण आपतित वाला जो आई होता है, आई, और जो कोण आर होता है वो होता है दुगना कोण। ठीक है। वो कितना होता है? दुगना कोण। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यदि किसी अवतल दर्पण के वक्रता, 8वां क्वेश्चन है आपका, कोई वस्तु है, ठीक है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण में क्या हो रहा है? ये एफ है और ये सी है, वक्रता केंद्र पर रखा गया है। वक्रता केंद्र यानी इस पर कोई जो वस्तु है वह रखी गई है, ठीक है, इस प्रकार से। तो जब वस्तु यहाँ पर रखी गई है तो जो कोई प्रकाश किरण है वो कैसे? ऐसे जाएगी। तो जो वह ऐसे जाएगी, ये प्रकाश किरण फोकस पर होकर जाती है। और अगर मान लिया कोई मैंने फोकस पर होकर पचाई जो किरण,
ये कैसे चल जाएगी, ऐसे चल जाती है। तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा आपका, कहाँ पर बनेगा, सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब है वो कैसे बनेगा, वास्तविक और समान आकार का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो 9वां क्वेश्चन में क्या होगा आपका, जो परावर्तन कोण है, आपतन कोण कितना दिया हुआ, आपतन कोण 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण निकालना हमें, परावर्तन कोण हमें निकालना है। तो आपको पता है आई बराबर होता है आर, आई बराबर क्या होता है आर। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। आई समझ में बात। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 17/8/2018 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सब रेलवे के आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी इधर उधर से नहीं है, सब आए हुए क्वेश्चन है। तो इनको जरूर करना, ठीक है। अब मैं बिल्कुल आसान तरीके से करवा रहा हूँ, अगर किसी को इससे भी आसान आता है तो वो कमेंट करके नीचे बताए, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो ऐसे चल रहे हैं। 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां क्वेश्चन है वस्तुएं जो अपनी रोशनी समय उत्पादित करती है को क्या कहते हैं। जो समय उत्पादित करती है तो मैंने आपको बताया था कौन सी होती है, में वे होती है चमकदार वस्तुएं। चमकदार वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुएं होती है, कौन सी, प्रदीप्त वस्तुएं। एक मैंने अदीप्त वस्तुएं, एक मैंने प्रदीप्त वस्तुएं बताई थी, ठीक है। अब आ गए ना याद, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी चमकदार वस्तुएं होती है जो स्वयं उत्पादित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। आपको पता है फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, एफ बराबर होता है r/2। तो एफ बराबर r/2 तो नहीं है इसमें, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका r बराबर 2f, r बराबर 2f। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, r बराबर 2f हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। एक उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अब देखो उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये होता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये हो गई। इसमें क्या कह रहा है कि सामने कोई वस्तु रखी हुई है, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है, किस प्रकार का प्रतिबिंब। मान लिया, मतलब ये नहीं बोल रहा कि सी एफ पर रखी है या फिर सी पर रखी है, मतलब इसके सामने रखी हुई है, उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी रखी है। तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा भाई, प्रकाशी केंद्र सी पर आभासी वस्तु के समान आकार का सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रकाशी केंद्र सी, प्रकाशी केंद्र सी, सी तो यहाँ पर होता है, सी तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, कभी नहीं बनता। ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर सी देखो, प्रकाशीय केंद्र सी और फोकस एफ के मध्य वास्तविक विपरीत छोटा प्रतिबिंब। मैंने आपको बताया था जो उत्तल दर्पण है उसमें कभी भी वास्तविक नहीं बनता, कभी भी वास्तविक नहीं बनता। तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी, फोकस एफ पर आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। फोकस एफ पर आभासी, एफ पर, जब एफ पर बनेगा तो आभासी कैसा हो जाएगा वो, बताओ आप ही, आभासी बन जाएगा वो, नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद है तो ये भी नहीं ऑप्शन नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव यानी पी, ध्रुव यानी जो पी है, ये ध्रुव पी है, ये आपका सी एफ है, ये आपका सी है। तो ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनता है। और इसमें जो आभासी होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा।
सीधा छोटा प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर इज द बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? क्वेश्चन कह रहा है भाई, जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण, ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, ये आपका एफ है, ये आपका सी है। ये कह रहा है सी और एफ के बीच में कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, तो जब यहाँ पर रखी है ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे चल जाएगी, और ये ऐसे, ये ऐसे, तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब? ये बनेगा यहाँ पर। तो ये क्या होता है, जो सी होता है इससे इधर को बनेगा, किधर? इधर से थोड़ा हटके बनेगा, तो सी के बाद बनेगा, यानी इससे बाद बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी, तो एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है, r/2 होता है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी, इसकी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी है? बिल्कुल नहीं है। इसकी वक्रता त्रिज्या की तिगुनी है? तो ये भी नहीं होने का। इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी, वक्रता त्रिज्या की आधी, वक्रता त्रिज्या की आधी, वक्रता त्रिज्या की आधी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्या है? दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र क्या बताया मैंने? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। देखो भाई ऑप्शन नंबर कौन से में है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण बना दिया भाई मैंने, ये लो, ये बन गया अवतल दर्पण। उसके फोकस बिंदु वक्रता केंद्र के बीच स्थित, वक्रता केंद्र इनके बीच में रखी गई वस्तु एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि। तो अभी तो बताया मैंने, जब इस पर बनेगी तो ये यहाँ से ऐसे मिल जाएगी, और ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये कहाँ पर? सी पर बनेगी। तो कैसी बनेगी? वास्तविक बनेगी, और आपकी उल्टी बनेगी, उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी? वास्तविक और उल्टी। ऑप्शन नंबर सी। यही क्वेश्चन मेरे पास आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ था। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। अब आप गलती नहीं करने के, लेकिन उस टाइम पे मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया साइंस पर, तो इसलिए मैं पीछे रह गया। लेकिन अब की बार पीछे नहीं हटना है, हमें सबसे आगे बैठना है, सबसे आगे बैठना है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ो और अच्छी लगन से पढ़ो। अगर लगन नहीं होने की ना, तो हमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आराम से, बिल्कुल आसान बता रहा हूँ क्वेश्चन, बिल्कुल यही आए हुए हैं सब, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवा दिए सब रेलवे में आए हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, तो इस तरह करो, वास्तविक और उल्टी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दंत चिकित्सक के लिए कैसा बनेगा? तो उसमें एक तो बड़ा होना चाहिए भाई, बड़ा, और क्या होना चाहिए? सीधा भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीधा भी होना चाहिए। ठीक है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा भाई? आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा। ठीक है, सीधा होगा तभी वो बड़ा होगा, आभासी होगा तभी बड़ा होगा, आभासी होगा तभी बड़ा होगा, और तभी वो सीधा भी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अभी तो बताया दर्पण कौन सा होगा। कौन सा होगा भैया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों होगा? क्योंकि जो लाइट होती है वो होती है अधेक सी, बिल्कुल कितनी सी? छोटी सी। अब अगर मैं छोटी सी लाइट जलाऊंगा
तो ऐसा प्रकाश फैला देगी वो? बिल्कुल नहीं फैलाएगी। तो क्या होगा, उसमें मैं अवतल दर्पण लगा दूंगा तो जो प्रकाश है वो इसके चारों ओर फैल जाएगा, चारों ओर फैलने के बाद फिर फैला देगा वो प्रकाश, ऐसे फैला देगा, ऐसे फैला देगा, ऐसे फैला देगा। समझ में आ गई? ऐसा फैला देगा वो प्रकाश, ठीक है। तो वाहन के हेडलाइट में कौन सा? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक अवतल दर्पण है भाई। अवतल दर्पण से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इसमें जो चित्र है वो कभी उल्टा कभी सीधा ऐसा बन जाता है ना, तो इसलिए इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बताओ क्या होता है? सी, यानी यहाँ पर, और फोकस बिंदु, फोकस बिंदु के बीच स्थित, इनके बीच में रखी गई है कोई वस्तु, ठीक है। तो रखे गए तो छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? अभी बताया यार मैंने, बिल्कुल अभी बताया। ये ऐसे, ये ऐसे, तो ऐसे, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर नहीं बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर नहीं बनेगा। वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? ये वाला, ठीक है। तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक और उल्टा भी बनेगा, ये भी बता दिया। ये भी लिख दो, कमेंट पर लिख दिया करो एकदम से, एकदम पेन चलना चाहिए आपका, ठीक है। तो अब है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है आपका, जब कोई किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C से गुजरती है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण बनता है। कितना बनता है भाई? जब कोई किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C से गुजरती है, मान लिया ये गोलीय दर्पण है, कोई सा भी ले लो, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण ले लो, चाहे उत्तल दर्पण ले लो, ठीक है। ये है। अब क्या कह रहा है? वक्रता केंद्र C से गुजरती है, UF UC। जब हम इस पर गुजराए, कोई किरण गुजरेगी तब क्या होगा? वह ऐसे आती है, तो जब ऐसे आती है वह ऐसे ही क्या होती है? चली जाती है। तो जब ऐसे ही आई ऐसे ही चले गई तो कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जब कोई किरण आएगी वह इसी प्रकार फिर लौट जाएगी तो कितना डिग्री कोण बनाएगा? वो 0 डिग्री का ही तो बनाएगी ना, तो इसलिए कितना आ जाएगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, नई कार्ते चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस क्या होगा? ठीक है। कोई अवतल दर्पण है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर 12 सेंटीमीटर, तो क्या बताना? मुख्य फोकस F बताना। तो जब हम इसमें F बताना है तो R है जो हमारी प्लस में होगी या माइनस में होगी, ये बताओ पहले तो। कौन सा है? अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। अब जब अवतल दर्पण है तो जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या कहाँ पर? इधर की साइड ही तो बनेगी ना, तो जो वक्रता त्रिज्या है वो इधर की साइड आएगी। वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी? इधर की साइड। तो किस में लेनी पड़ेगी हमें? माइनस में लेनी पड़ेगी। जब माइनस में लेनी पड़ेगी तो F बराबर हो जाएगा R/2, तो माइनस के 12/2, माइनस के 12/2, 2 से काटा हमने कितनी बार? माइनस के 6 बार, तो 6 इज द राइट आंसर। 6 सेंटीमीटर, माइनस के 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपको साइड में मिल रहा है ना, तो जब उसको बिल्कुल अच्छी तरह से रीड करो और उसको अपने आप भी करके देखो। मैं तो करवा रहा हूँ लेकिन अपने आप भी करके देखो इन क्वेश्चनों को, क्योंकि जब आप करोगे ना अपने हाथ से तो तभी ये आपको आएंगे, वरना नहीं आएंगे। क्योंकि मैं तो पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि उनको रिवीजन करो और उनको अपने आप हल कर कर देखो, तभी कोई क्वेश्चन में मज़ा भी आता है और तभी पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी तभी मज़ा आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ स्थित होगी? अब मान लिया आपने अवतल दर्पण बोल दिया, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है। ये आपका C है, ये आपका C है, ये आपका F है। तो कह रहा है कि वास्तविक और उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ स्थित होगी?
तो ये जो नियम है ना मैंने आपको पहले ही करवा दिए। अगर आपने नियम याद करे होंगे तो आपको पता होगा जब कोई वस्तु है सी से कहाँ पर रखी होती है, जब सी से परे होती है, यानी सी से हम अगर यहाँ पर रखें हैं कोई वस्तु तो देखो कैसे बनेगी, यह ऐसे गई फोकस पर होकर गई, ठीक है। अब कोई फोकस पर होकर गई तो वह कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी, ऐसे। तो देखो जितनी लंबाई इतनी है उसकी इतनी है, तो वस्तु वास्तविक वास्तविक रियल बन रही है, उल्टी उल्टी बन रही है, समान आकार की बन रही है। तो कहाँ पर बन रही है, सी पर। किस पर, सी पर बनेगी। किस पर बनेगी, सी पर बनेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक गोले दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो आवर्धन अक्षमता m बराबर क्या होता है आपको पता होगा, m बराबर होता है वस्तु की, m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या फिर हम लिख सकते हैं इसको एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस के वी अपॉन यू। सब कॉन्सेप्ट याद करते चलते जाओ, याद करते चलते जाओ, याद करते चलते जाओ, आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो कैसे याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है, विस्तृत होती है। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरता है। वर्कित दर्पण का मुख्य अक्ष वर्कित होता है। केवल ए सही, केवल बी सही, केवल ए और बी सही, ए बी और सी तीनों सही। तो बताओ कौन सा है, बताओ कौन सा है। मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है, क्योंकि जो मुख्य अक्ष होता है, ये जो मुख्य अक्ष होता है ये वाला, ये जो लाइन पड़ी हुई होती है, ये क्या होती है, काल्पनिक ही तो होती है। ये क्या होती है, काल्पनिक होती है। दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है, दर्पण के इधर भी होती है इधर भी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द सही है, ठीक है। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरता है। जो मुख्य अक्ष होता है वो एफ फोकस पर भी और सी वक्रता केंद्र पर भी होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, वर्कित दर्पण का मुख्य अक्ष वर्कित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, केवल ए व बी, ए व बी दोनों सही है, सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा अभिलंब के रूप में कार्य करती है। तो जो ध्रुव होता है, ध्रुव यानी वो जो पी होता है, और वक्रता केंद्र सी, ये जो उतनी दूरी होती है, ये मिलाने वाली जो रेखा होती है वो अभिलंब के रूप में कार्य करेगी, बिल्कुल करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि देखो जब हम कोई ये दर्पण ले लिया हमने, ये आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, ये पी हो गया, ये आपका सी हो गया, तो सीधी रेखा है ना, तो अभिलंब का ही तो रूप कर दिया इसने, अभिलंब का ही तो धारण कर लिया इसने ये वाली रेखा का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, फर्स्ट तो सही है। वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र सी और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कौन सा, जो आपतित होगा ना बिंदु, जैसे ये हो गया, ये हो गया आपतन बिंदु, ये वाला आपतित किरण ये हो गया,
और ये वाला, ये आपतन बिंदु बन गया इसमें। तो ये भी क्या होगा, एक प्रकार से अभिलंब का कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो फर्स्ट और सेकंड किस में सही है, ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। दर्पण अवतल है, तो अवतल दर्पण में सीधा और छोटा प्रतिबिंब तो बनता नहीं, लेकिन सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। दर्पण एक आभासी, तो जब अगर आभासी होगा तभी वो कैसा होगा, सीधा होगा और छोटा। तो ऑप्शन नंबर बी तो सही है, ए सही नहीं है। ए हम बोल नहीं सकते कि अवतल दर्पण है या फिर नहीं है। सी है, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। जब दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी तभी वो कैसा होगा, आभासी होगा। तो सी बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी और सी किस में है, ए में। तो ए आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। किसी वस्तु को किस दर्पण के किस कहाँ रखने से वस्तु का वास्तविक समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सी पर रखने से वस्तु का वास्तविक समान आकार का प्रतिबिंब होगा। अगर कोई वस्तु हम अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण है ये पी, ये एफ और ये सी, अगर हम अवतल दर्पण पर होगा और सी पर हमने कोई वस्तु रखी सी, तो क्या होगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे मिल जाएगी, ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे मिल जाएगी। तो क्या होगी, जितनी दूरी जितनी लंबाई यहाँ पर होगी उतनी इसकी लंबाई यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण होगा और सी पर हमें रखनी पड़ेगी वस्तु, जब जाकर वह समान आकार की और वास्तविक बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 28वां। क्वेश्चन नंबर 28। अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ये अवतल दर्पण है, ये क्या है इसमें, ये एफ है, ये सी है और ये होगा अनंत। तो कोई अनंत पर वस्तु रखी हुई है, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे मिल जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है भैया, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। जैसे ये गई ऐसे, ये चली गई, तो ये ऐसे चली जाएगी, ये फोकस एफ, ये सी। ठीक है, तो ये कैसे चल जाएगी, ऐसे चल जाएगी। तो ये कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर फोकस पर। तो कहाँ पर, फोकस पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 28वें का सी। 29वां क्वेश्चन। उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। जो उत्तल दर्पण होता है उसमें वास्तविक और उल्टा कभी नहीं बनता, वास्तविक उल्टा भी नहीं बनता। आभासी और सीधा, हाँ आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है किसमें, उत्तल दर्पण में। कैसा बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में। क्वेश्चन है 30वां। किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समांतर प्राप्त होता है। प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत पर, फोकस पर। ठीक है, या फिर वक्रता केंद्र पर। तो कहाँ पर होना चाहिए, तो वक्रता केंद्र पर होगा, जब जाकर वो क्या होगा, प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समांतर प्राप्त करेगा, जब वह वक्रता केंद्र पर होगा। ये पिछला ही क्वेश्चन है, यानी अगर कोई वस्तु सी पर रखेंगे तब जाकर वह क्या होगी, समान आकार की बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30वें का होगा नंबर 31। यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अगर वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो रही है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो एफ बराबर आपको पता है आर बाई
2 होता है। तो जब अगर ये दुगनी हो रही है और अगर ये दुगनी हो रही है, ठीक है, तो फोकस कितनी हो जाएगी, तो बढ़कर 2 गुनी हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। 32वां क्वेश्चन, तो उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित पर रखा गया है। तो आपको पता है ये सब मैंने करवा दिया है क्वेश्चन। अगर आप पिछली कक्षा या पिछली क्लास में देखें ना 2 में या फिर 1 में, तो उनमें आपको मिल जाए कि मैंने उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है, ये सब चीज़ मैंने आपको करवा दिया है। तो इसका बस रिवीजन करना था एक प्रकार से। तो कैसा होता है, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो वास्तविक तो हमें पता है कभी भी उत्तल दर्पण में नहीं बनता, तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये दोनों तो काट दो, और ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। आभासी और उल्टा, अगर आभासी है तो वो उल्टा भी कभी भी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आभासी और सीधा होगा। 33 क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से की दूरी पर स्थित होगा। तो जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी कितनी है इसकी, 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 है भैया ये 16 सेंटीमीटर। तो आर हमें बताना है, इसमें आर हमें बताना है। तो एफ बराबर क्या होता है, आपको पता है एफ बराबर होता है r/2। जब एफ की वैल्यू 16 है, एफ की वैल्यू कितनी है, 16 है, तो r/2 इस 2 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, r बराबर 32 सेंटीमीटर। r बराबर 32 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी, वही फोकस दूरी के लिए क्या लगाओगे, f बराबर r/2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो f बराबर r/2 यानी 40/2, 2 से काटो कितनी बार, 20 बार, 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो 20 सेंटीमीटर किस में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, थोड़ी फास्ट करवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर आप पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, सब क्लास देखोगे जब जाकर आपको आसान लगेगी। ठीक है, आपको सब क्लास देखनी पड़ेगी जब जाकर आपको ये आसान लगेगी। 35वां क्वेश्चन है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो फोकस दूरी कितनी दे दी, एफ बराबर r/2 लगाओ, एफ फोकस 2 मीटर और दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये हो जाएगी r बराबर कितनी, 4 मीटर। कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, यदि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0.3 मीटर है तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी यानी आर ही पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, एफ। हाँ एफ, क्या पूछ रहा है, एफ ही पूछ रहा है। तो एफ बराबर हो जाएगा आपका r/2 यानी 0.32। ठीक है, तो एफ बराबर जब आपको इसको काटोगे तो 0.2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 1 2 पंजे 10, तो 0.15 मीटर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 0.15 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, तो आपको क्वेश्चन मिल जाए ना बिल्कुल सही तरीके से, तो क्वेश्चन पढ़ो और आंसर देते चले जाओ। क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाठी का पालन करते हुए किसी उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र 18 सेंटीमीटर पर स्थित है, किसका फोकस दूरी क्या होगी। तो 37वां क्वेश्चन भी बिल्कुल यही है। आपकी वक्रता केंद्र दे दिया इसने, आर दे दिया प्लस के 18 सेंटीमीटर, और उत्तल दर्पण है ना, तो आपको पता है उत्तल दर्पण में जो फोकस होती है, फोकस कहाँ पर होती है, इधर की साइड होती है। फोकस कहाँ पर होती है, इधर की साइड। तो एफ बराबर भी हमें किस में लेना है, प्लस में ही लेना है। किस में लेना है, प्लस में लेना है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, एफ बराबर हो जाएगा 18
बाई 2 बराबर 9 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 9 सेंटीमीटर किस में है? आपका बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो 38वां क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यानी फोकस दूरी एफ बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है अवतल दर्पण से वस्तु, तो यानी जो वस्तु है यू की कितनी दे दी? 30 सेंटीमीटर। पूछ लिया उसने दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, वी इसने पूछ लिया है। तो ये बताओ एफ हम मुझे प्लस लेना है माइनस और यू मुझे प्लस लेना है माइनस। तो आपको पता है अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जो फोकस होती है वह इधर की साइड होती है, तो किस में आ जाएगी? किस में आ जाएगी? माइनस में। और जो यू है, यू तो आपको हमेशा पता है, जो यू है, जो वस्तु की दूरी होती है वह किस साइड आती है? इसी साइड आती है। जो वस्तु की दूरी होती है वह भी इस साइड आती है, ठीक है। तो वस्तु की दूरी भी किस में लेनी है? माइनस में। तो v हमको निकालना है। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो f कितना है? 1/ माइनस के 20 बराबर 1/u कितना है? माइनस के 30 प्लस 1/v। इसको इधर ले आओ, तो 1/v बराबर 1/ माइनस 20 और ये प्लस का 1/30। तो 1/v बराबर 30 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60। तो 20 दिया 60 माइनस के 3 प्लस 30 दूनी 60। तो 1/v बराबर 3 में से 2 गए माइनस के 1/60। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 60 सेंटीमीटर। अब ये बताओ ऑप्शन नंबर किस में है? v का मान आ गया है माइनस के 60 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें तो माइनस है ही नहीं, इसमें तो माइनस है ही नहीं। लेकिन जो माइनस है वो क्या दर्शा रहा है कि जो दर्पण यानी जो प्रतिबिंब है ना, उसकी जो दूरी है वह माइनस में क्यों आई है? माइनस में इसलिए आई है क्योंकि जो प्रतिबिंब है ना वो नीचे बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? नीचे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39। यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा? तो आवर्धन आपको पता है m बराबर माइनस के v/u होता है, माइनस के v/u होता है। तो कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या, r बराबर कितनी दे दी है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। तो यानी जो u का मान है वो कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। जो u का मान होता है वो आपको पता है हमेशा किस में लेना होता है? माइनस में लेना होता है, ठीक है। तो इसका आवर्धन कितना होगा? तो हमारे पास m के लिए हमें क्या चाहिए? हमें माइनस का v और अपॉन u, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी है वो हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास है वस्तु की दूरी और r है, लेकिन हमें पहले v निकालना पड़ेगा। तो v कैसे निकालोगे? सबसे पहले f बराबर r/2 से हम f का मान निकाल लेंगे। f का मान कैसे निकलेगा? 5/2। तो इसको इतना ही रहने दो, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी अब हमें पहले 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v का मान निकाल, यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे? v का मान। तो 1/f का मान है 5/2, 1/u का मान माइनस के 10 प्लस 1/v। तो 1/v बराबर ये इधर आ जाएगा 1/10 प्लस ये 2 ऊपर चल जाएगा और ये 5 नीचे। तो 1/v बराबर 10 एलसीएम 1 2 5 दूनी 10 2 दूनी 4। तो 4 और 1 5/10
तो v का मान कितना आ गया, 2 आ गया। v का मान कितना, 2। तो जब v का मान आ गया, u का मान आ गया, तो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के v अपॉन u। तो माइनस के v अपॉन u, v का मान कितना आया, 2 बटे u का मान कितना है, माइनस के 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पंजे 10, तो 1/5, तो यानी कितना आ जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। ये इसकी आवर्धन अक्षमता आ जाएगी, 0.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो f की वैल्यू कितनी दे दी, 12 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर दूरी पर u का मान दे दिया 6 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब, इसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। अब अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में ये अवतल दर्पण है, ये आपका f, ये आपका c। तो अवतल दर्पण में इधर की साइड f, तो कैसा होगा, माइनस का। u है यानी जो वस्तु है इसके सामने रखनी पड़ेगी, ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो अब 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो f की वैल्यू कितनी है, माइनस के 12। 1/u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 6 और 1/v। तो ये इधर आ जाएगा, 1/-12 प्लस 1/6 बराबर 1/v। एलसीएम कितना आ गया, 12। माइनस के 1 प्लस 6 दूनी 12, तो 1/v बराबर कितना आ गया, 2 में से 1 गया, 1/12। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 12। वो भी किस में, पॉजिटिव। अगर कोई पॉजिटिव है, v का मान पॉजिटिव है, तो कैसा है वो, आभासी। कैसा है वो, ये होगा आभासी, आभासी होगा। और v की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां। किसका प्रतिबिंब कहाँ पर, कितनी दूरी पर बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, अभी कमेंट करके जल्दी बताओ नीचे, जल्दी एकदम, 2 सेकंड मिलते हैं अभी, करके बताओ जल्दी कितना होगा। जल्दी 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 बताओ 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 बताओ। कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है। किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी किसकी होगी, फोकस दूरी होगी आपकी माइनस में 20 सेंटीमीटर। उसके बाद 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, u का मान कितना दे दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो ये भी किस में आएगा, माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो किसका मान बताना है, प्रतिबिंब की दूरी, यानी v का मान हमें ज्ञात करना है। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। वही फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चन सब होते चले जाएंगे। ठीक है, 1/f का मान माइनस के 20, u का मान माइनस के 30, v का मान हमें निकालना है। तो 1/-20 ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, 1/30 बराबर 1/v। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, तो 3 में से 2 गया, 1/v बराबर आ जाएगा, 3 में से 2 गया, माइनस के 1/60। तो v का मान कितना आ गया भाई, माइनस के 60। v का मान कितना आ गया, माइनस के 60। अब ये किस में आया है, माइनस में आया है। किस में आया है, माइनस में। अगर माइनस में है तो वो कैसा है, आभासी तो होने का नहीं, क्योंकि आभासी होगा तो वो कैसा होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। तो वो कैसा है, वास्तविक। कैसा है वो, वास्तविक। और कितनी, 60 सेंटीमीटर। यही इसका
आंसर होगा। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। त्रिकोण के सामने एक 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है। तो यानी जो ऊंचाई है ना, वस्तु की ऊंचाई है h। वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है यानी v है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। समान आकार का वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वो उल्टा बन रहा है तो v का मान कितना कैसा होगा? माइनस का होगा। वास्तविक है और समान आकार का। जब समान आकार का है यानी जो v की जो दूरी है वही सेम u की दूरी होगी, उसकी भी कितनी होगी? माइनस के 20 सेंटीमीटर। क्योंकि वो कह रहा है कि समान आकार का, जब उसकी ऊंचाई इतनी थी तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वह भी सेम रहेगी। कितनी रहेगी? सेम रहेगी। तो इसलिए क्या होगा, जो u का मान है वो भी सेम ही होगा, माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इससे हम क्या निकाल लेंगे? f का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो 1/f बराबर u का मान कितना है? माइनस के 20 प्लस 1/-20। तो 20 इस कैल्शियम में आ गया, -20 कितना आ गया? माइनस के 1 और माइनस के 1। तो 1/f बराबर 1/1 माइनस के 2/20। तो 2.20। तो f की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 10। f की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 10। अब आपको पता है f बराबर होता है r/2। तो f की वैल्यू कितनी है हमारे पास? f की वैल्यू है माइनस के 10 बराबर r/2। तो 10 दूनी 20। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 20 सेंटीमीटर। माइनस के 20 सेंटीमीटर। ये p है, ये f है और ये c है। जो वक्र का केंद्र ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, क्या होती है? r होती है। वह क्या होती है? r होती है। तो इसलिए r का मान कितना आएगा? माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण है तो 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f बराबर क्या होगी? 9 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर, u बराबर कितना दे दिया? 18 सेंटीमीटर। तो अब आपको पता है फोकस दूरी तो प्लस की रहेगी इसमें, बाकी जो वस्तु की दूरी है वो किस में आएगी? माइनस में आएगी। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही फॉर्मूला सारे का ही लग रहा है, बस इसको याद कर लेना। और बाकी जो चिन्ह है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया अच्छी तरह। तो 1/f का मान 9 बराबर 1/-18 प्लस 1/v। तो एल्शियम इधर आ जाएगा ये 18। तो 1/9 प्लस 1/18 बराबर 1/v। एल्शियम कितना आ जाएगा? 18। 9 दूनी 18 और 18 एकम 18 1/v। तो 2 और 1 3। तो 1/v बराबर 3/18। 3 छंग 18। तो v का मान कितना आ गया? 6। v का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। तो कैसे आए हुए क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो ग्रुप डी में आए हुए हैं, टेक्नीशियन में आए हुए हैं, एएलपी में आए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन है इसके अंदर ही। तो कैसी लगी वीडियो? आई होप अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को शेयर करो, जितना भी हो सके शेयर करो। और हमारी वीडियो को जितनी भी वीडियो है उनको लाइक करो और कमेंट करो और
हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे कहाँ से मिलेगा आपको बताओ, हमारे चैनल से ही मिलेगा ना। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जब जाकर ही आपको जो हमारी वीडियो है वो एकदम से मिल जाएगी। तो आई होप आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।